गरीब बहू की जादुई सुई धागा और सिलाई मशीन। नीलम एक गरीब परिवार से थी। वो अपने अपाहिज पति और अपने सास के साथ रहा करती थी। नीलम सिलाई का काम करके अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन नीलम मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। ओहो, ये क्या? फिर से सुई टूट गई। कभी इस मशीन से सुई टूट जाती है तो कभी धागा ही खत्म हो जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ये सारे कपड़े कैसे सिलूंगी? तभी वहां पर उसकी पड़ोसन करिश्मा आती है। अरे नीलम, तूने अभी तक हमारे सूट नहीं सिले हैं क्या? बस अगर मेरी मशीन सही से काम करना शुरू कर दे तो मैं आपके सूट जल्दी से सिल कर दे दूंगी। देख नीलम, हमारे घर में शादी का फंक्शन है और अगर तू जल्दी से कपड़े सिलकर नहीं देगी तो कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके सभी कपड़े समय से सिलकर दे दूंगी। ये सुनने के बाद करिश्मा वहां से चली जाती है, जिसके बाद नीलम अपने आप से कहती है, मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन अब मैं ये सारे कपड़े कैसे सिलूं? नीलम बार बार कपड़े सिलने की कोशिश करती, लेकिन बार बार उसकी सुई टूट जाती। तो कभी धागा टूट जाता तो कभी उसका धागा खत्म ही हो जाता, जिसके चलते वो रात भर मेहनत करती रहती और आधी रात के समय बेचारी इतनी थक जाती कि बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। तभी आधी रात के समय उसकी स्वर्गीय माँ की आत्मा उसे इस तरह देखकर अपने आप से कहती है, मेरे होते हुए मेरी बच्ची को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मैं इसे परेशान होने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर गायत्री अपनी जादुई शक्तियों से सिलाई मशीन और उसकी सुई और उसके धागे को जादुई बना देती है, जिसके बाद सिलाई मशीन अपने आप चलने लगती है और उसकी टूटी हुई सुई और टूटा हुआ धागा अपने आप जुड़ जाता है। देखते ही देखते उस पर एक एक करके सारे कपड़े अपने आप सिलने लगते हैं। ऐसे ही रात बीत जाती है और अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है और नीलम की आंख खुलती है। हे भगवान, ये क्या? 10 बज गए हैं। करिश्मा बहन जी आने वाली होंगी और मैंने अभी तक उनका कोई कपड़ा नहीं सिला है। अब मैं क्या करूंगी? जैसे ही नीलम की नजर कपड़ों पर पड़ती है, वो उन्हें देखते ही रह जाती है। अरे ये क्या? ये कपड़े तो सिले हुए हैं। क्या रात भर मैंने इन कपड़ों को सिल लिया था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? नीलम ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी वहां करिश्मा आती है और अपने सभी कपड़े सिले हुए देखकर कहती है, अरे वाह नीलम, क्या बात है, तुमने तो समय पर ही सारे कपड़े सिल दिए। ये लो अपनी मेहनत के पैसे। करिश्मा नीलम को पैसे दे देती है, जिसके बाद वो अपने कपड़े उठाकर वहां से चली जाती है। लेकिन नीलम इस बात से अनजान होती है कि आखिरकार उसके कपड़े किस प्रकार से सिले हैं। ऐसे ही फिर से एक रात के समय नीलम किसी के कपड़े सिलते सिलते सो जाती है। उसके सोते ही उसकी जादुई मशीन अपने आप काम करने लगती है। टूटी हुई सुई फिर से जुड़ जाती है और सभी कपड़े उस पर अपने आप सिल जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात को मैं कपड़े सील ही रही थी, लेकिन अचानक से सुई भी टूट गई और धागा भी। फिर मैंने कपड़े सिलना छोड़ दिया था, पर देखो ये कपड़ा तो अपने आप सिल चुका है। आखिर सब कैसे हो रहा है? तभी नीलम को उसके घर के बाहर कई सारे लोगों की भीड़ नजर आती है। अरे नीलम बहन, जरा हमारे कपड़े भी सील दो। तुम्हारे हाथों की सिलाई तो बहुत अच्छी है। तुम्हारे हाथों के सिले हुए कपड़े तो बहुत प्यारे लगते हैं। मेरी बेटी की शादी बहुत बहुत अच्छी हो गई और उसके ससुराल वाले ने तुम्हारे हाथ के सिले हुए कपड़े की बहुत तारीफ की है। पता है, उसके ससुराल वालों ने तुम्हें कपड़े भिजवाए हैं सिलने के लिए। ये लो, उन्हें भी सिल देना। देखते ही देखते गांव के सभी लोग नीलम के पास बहुत सारे कपड़ों का ढेर लगा देते हैं, जिसके बाद नीलम इतने सारे कपड़े देखकर कहती है, अरे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं इतने सारे कपड़े कैसे सिलूंगी? ऊपर से मेरी ये खटारा सिलाई मशीन काम भी सही से नहीं करती है। तभी उसकी सास आती है और उससे कहती है, देखो बहू, आज तुम इतने सारे कपड़े को देखकर डर रही हो। कल तक तुम्हारे पास एक भी कपड़ा नहीं था। अगर तुम्हारे पास इतना कपड़ा आया है तो तुम इसे सिलने की कोशिश करो, क्योंकि मेहनत ही सफलता प्राप्त करवाती है। आप सही कहती हो माँ जी। और फिर मुझे मेहनत करके अमित जी का इलाज भी तो करवाना है। अगर मेहनत करूंगी तभी तो पैसे इकट्ठे होंगे। नीलम जैसे तैसे करके अपनी खटारा सिलाई मशीन पर सिलाई करने बैठती है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी कई बार उसकी सुई टूट जाती है।
तो कई बार उसका धागा टूट जाता है, जिसके चलते वो सही से सिलाई नहीं कर पाती। अरे देखते ही देखते शाम हो गई। चलो अब घर के काम कर लूं, नहीं तो माँ जी और अमित जी भूख से चिल्लाने लगेंगे। नीलम मशीन से हटकर घर के काम करने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद सिलाई मशीन अपने आप से काम करने लगती है। देखते ही देखते सिलाई मशीन की सुई भी जुड़ जाती है और जादुई धागा अपने आप जुड़कर सुई से निकल आता है, जिसके बाद जादुई सिलाई मशीन कपड़े सिलना शुरू करती है। देखते ही देखते वहां रखे जितने कपड़े होते हैं वो सभी सिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रसोई में नीलम जब खाना बना रही होती है तो उसे सिलाई मशीन के चलने की आवाज आती है। जब मैं यहाँ हूँ तो सिलाई मशीन कौन चला रहा है? मुझे लगता है माँ जी मेरी सिलाई मशीन से उठने के बाद सिलाई मशीन चलाती है, ताकि वो मेरी छुपकर मदद कर सके। आज तो मैं इन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगी। ऐसा सोचकर नीलम किसी तरह रसोई से छुपकर निकलती है और चुपके से अपनी सिलाई मशीन को देखने लगती है। हे भगवान, ये क्या? ये सिलाई मशीन तो अपने आप ही चलती जा रही है। इसका मतलब ये एक जादुई सिलाई मशीन है, लेकिन इसके अंदर ये जादू कहाँ से आया? नीलम सिलाई मशीन के पास जाती है तो सिलाई मशीन अपने आप रुक जाती है, जिसके बाद वो हाथ जोड़कर सिलाई मशीन के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, आखिर कौन है जो मेरी मदद कर रहा है? मेरे सामने आइए, मैं आपको देखना चाहती हूँ। तभी नीलम की माँ उसके सामने स्वयं प्रकट होती है और उससे कहती है, बेटे, ये मैं हूँ। मैंने तुम्हारी मशीन को एक जादुई सिलाई मशीन बना दिया है। इसके अंदर जो सुई है वो भी एक जादुई सुई है, और यहाँ तक कि ये मशीन का धागा भी एक जादुई धागा है। माँ, आप इतने दिनों से मेरी मदद कर रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप मरने के बाद भी मेरी मदद करने के लिए मेरे पास आई हो। भला एक माँ अपनी बेटी को परेशानी में कैसे देख सकती है? मैं जानती हूँ तूने कई दुखों का सामना किया है, लेकिन अब तेरे सभी दुख इस जादुई सिलाई मशीन से मिट जाएंगे। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इस सिलाई मशीन के आगे जितने भी कपड़े हो उन्हें रख देना। उसके बाद जादुई सिलाई मशीन और जादुई सुई और धागा अपने आप कपड़े को सीलकर तैयार कर देगा। मेरी सहायता करने के लिए माँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गायत्री इतना कहकर वहां से गायब हो जाती है। नीलम की स्वर्गीय माँ उसकी मदद करने के लिए स्वयं उसके पास आती है। ये देखकर नीलम को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद वो अपनी माँ के बताए तरीके से हर रोज सिलाई मशीन के आगे ढेर सारे कपड़े रख देती है, जिसके बाद जादुई सिलाई मशीन और उसके अंदर की जादुई सुई और धागा अपने आप कपड़े को सिलकर तैयार कर देते हैं। देखते ही देखते नीलम की सभी परेशानियां दूर हो जाती है और वो अपने अपाहिज पति का इलाज भी करवा लेती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। 3 जादुई गाय। शहरी आबादी से कोसों दूर बड़ा पंचकुला गांव अपने आप में बेहद सुखी समृद्ध था, क्योंकि समय के साथ सभी जन ने अपने मिट्टी के गुमटी को तुड़वाकर उसे घर के सुंदर साँचे में गड़वा लिया। मगर उसी गांव के अंतिम छोर में बसा गरीब हरिया आज भी अपनी पत्नी धनिया के साथ एक गरीब गुमटी में रहने को मजबूर था। वह बटाईदार के तौर पर साल के कुछ महीनों में मदन सिंह के जमीन पर खेतीबाड़ी करके भरण पोषण करता, तो वहीं बदलते मौसम में उसे बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ती, जिसे कभी कभार वह 2 वक्त का भोजन जुटाने में भी असमर्थ हो जाता। अरे धनिया, और कितना वक्त लगेगा? कुछ नहीं तो रात का बचा हुआ बासी तरकारी रोटी ही ला दो। ये लो जी, रात की रोटियां भी सेक दी हैं, खा लो। क्या बात है धनिया, तुम इतना हिचक क्यों रही हो? अजी, तुम्हें ये बासी खाना खाते देखकर मेरा कलेजा बहुत कचोटता है। जाने लक्ष्मी मैया कब हमारे घर की दुख और दरिद्रता दूर करेंगी। धनिया, भूखे के बेड़ा पर मिली हुई सूखी रोटी भी मेवे मिष्ठान से बढ़कर है। अच्छा चलत है, आज फसल की कटाई से पिछले 3 माह का मेहनताना तय होगा। लक्ष्मी मैया की दया दृष्टि रही तो अब के बरस हम गरीबों की दिवाली भी बड़े धूमधाम से बीतेगी। इसके बाद हरिया खेत पर पहुंचता है, जहां फसल को लहलहाता देखकर उसकी आस मानो मुकम्मिल होती दिख रही थी। वह एक सवेर से देर सांझ तक गेहूं की फसल की कटाई खत्म करके कहता है, शुक्र है ईश्वर की दया से कटनी का काम निपट गया। फिर अचानक खेत का मालिक मदन सिंह वहां दस्तक देता है। अरे हरिया, हो गई फसल की कटाई? हाँ मालिक,
कटनी से मिलाकर 50 बोरी गेहूं की बोरियां निकली हैं। बहुत खूब भाई, तेरे हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास है। तू जो बोता है उसका 10 गुना काटता है। ये ले तेरा मेहनताना। शुक्रिया मालिक, मुझ गरीब की दीपावली इससे मुकम्मल हो जाएगी। हरिया हंसी खुशी पैसे लेकर घर लौट आता है। अब दीपावली में 2 दिन शेष रह जाते हैं। सभी के घरों में दीपावली की साज सज्जा शुरू हो जाती है, मगर दीपावली के एक रात पहले 3 गायें गांव की सीमा में घुस आती हैं। उन्हें देखकर क्रूर कैलाशी डंडे से उन्हें खदेड़ते हुए कहती है, भाग भाग, अरे ये खुर्रा कच्चर गाय जाने गाँव में कहाँ से घुस आई, अरे बसंता दौड़ो। आवाज सुनकर बसंता बाहर आकर बोलता है, अरे क्या हुआ कैलाशी काकी? अरे बसंता देखना, जाने कहां से ये गाय गांव में घुस आई है। बसंता पास पड़े डंडे से गाय को मारने लगता है। गाय जोरों शोरों से करहाती हुई सींग हिलाने लगती है। तभी अचानक हरिया वहां आकर बसंता को रोकते हुए कहता है, रुक जा बसंता, बौरा गया है क्या? भला इस कदर कोई बेजुबान जानवर को मारता है? बेचारी इन गौ माता को लहूलुहान कर दिया। अरे मरखा गौ को मारे नहीं तो का पूजा करे? और तूने क्या इन गायों का बीड़ा उठा रखा है जो तेरा कलेजा कचोट रहा है? हाँ, उठाऊंगा मैं इन गायों का बीड़ा। खुद की जिंदगी तो गरीब गुमटी में गुजर रही है, अरे इन 3 गाय को क्या द्वार पर बांधेगा? उसकी चिंता आप मत करो कैलाशी काकी, ये गाय मुझ गरीब के साथ ही रहेगी जब तक उसका मालिक इसे खोजते हुए नहीं आता। हरिया तीनों गाय को अपने घर लाकर धनिया को सारी बात बताता है। फिर धनिया कहती है, अजी आपने एकदम सही किया जो इन तीनों गौ माता को घर ले आए, वरना ये जल्लाद गांव वाले इन्हें मार डालते। दोनों दंपति दिवाली के लिए बचाए हुए पैसों से तीनों गाय के लिए दाने पानी और एक और गौशाला बनवाते हैं, मगर उस दंपति के दीपावली फीकी पड़ जाती है। वे तीनों गाय की खूब देखरेख करते हैं। दीपावली की देर रात एकाएक तीनों गाय जोर शोर से गुहार लगाती हैं, जिसे सुनकर दंपति गौशाला में आते हैं, जहां तीनों गाय 3 अलग रत्नों में ढल चुकी थी। जैसे एक गाय चमकते हीरे की, तो दूसरी गाय सोने की और तीसरी गाय पैसे की बन चुकी थी। हैरान ना हो हरिया, हम तीनों जादुई गाय हैं। मैं हूँ सुनहरी गाय और ये है मेरी दोनों सखी लक्ष्मी और ललिया। तुम दोनों दंपति महालक्ष्मी के सच्चे आराधक हो, इसीलिए माँ लक्ष्मी ने हम तीनों जादुई गाय को भेंट स्वरूप तुम्हारे घर भेजा है। कहो हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हैं? हे जादुई माता, मुझ गरीब के घर की कमी घटी आप भले तौर से देख रही हैं। बस इतना कर दीजिए कि हमारा भी जीवन आसान हो जाए। एकाएक हीरे पैसे और सोने के सांचे में ढली तीनों जादुई गाय अपने जुबान के जबड़े को खोल देती हैं, जिसके भीतर से सोने के सुंदर सिक्के, चमचमाते हीरे और नोट की बौछार बरस पड़ती है। जिसके बाद पैसों की बनी जादुई लक्ष्मी गाय कहती हैं, हरिया धनिया, इन हीरे पैसे और सोने को बेचकर तुम सोंझे तौर पर अपने घर से दुख और दरिद्रता दूर कर लो। अगले दिन पूरे गांव में गोवर्धन पूजा की होड़ होती है। धनिया गाय के गोबर से अपने घर को लीप पोत कर काम खत्म करती है। जिसके बाद हरिया सुनार के हाथों सौदा किए रत्नों से जो पैसे मिलते हैं, उसे सबसे पहले तीनों जादुई गाय के खातिर मावा मिष्ठान खरीद कर लाता है। ये तीनों जादुई गाँव माता, आज आपकी बदौलत मुझ गरीब बेबस के दिन फिरे हैं और मेरे घर के अनाज की बोरियां भरपूर भरी हैं। हरिया जादुई गाय का शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि बसंता बिलखता हुआ उसके पास आता है। अरे बसंता, तू रो बिलख क्यों रहा है? अरे गजब हो गया हरिया, दीपावली की रात मेरे भूल से द्वार खुला छूट गया और जाने कौन चोर उचक्का हमने घर में हाथ साफ कर गया। सारा रुपया पैसा जेवर सब लूट ले गया। अरे सोचा नहीं था कि दीपावली के अगले दिन मेरे घर में दाने दाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। उधार के तौर पर थोड़ा बहुत राशन और पैसे हो तो दे दे, मैं तुझे जल्दी लौटा दूंगा। अरे चिंता मत कर मेरे दोस्त, मैं तेरी मदद करता हूँ। हरिया अपने तीनों जादुई गाय की ओर निहारते हुए कहता है, हे मेरी तीनों जादुई गौ माता, बसंता की मदद करो। हरिया का हुक्म सुनकर तीनों गाय अपने साधारण सूक्ष्म अक्ष को त्याग कर सुनहरे प्रकाश के साथ सर से लेकर पांव तक सोने, हीरे और पैसे से बने अलग अलग गाय में बदलकर अपने मुंह से खूब सारे हीरे, पैसे और सोने की बौछार लगा देती हैं। ये देखकर बसंता बड़ी बड़ी आंखें करता हुआ कहता है, मैंने तो आज तक गायों को केवल दाना पानी और चारा चरते देखा था,
मगर ये कैसी मायावी गाय हैं जो अपने जुगाली करने वाली जुबान से बेशकीमती हीरे, पैसे और सोने की बौछार लगा रही हैं। लगता है ये दूसरी दुनिया से आई इच्छा पूर्ति गाय हैं। बसंता का सवाल सुनकर सर से पांव तक हीरों से सजी जादुई गाय ललिया अपना पुख्ता प्रमाण देकर कहती है, बसंता, हम तीनों जादुई सोने, हीरे और पैसे की गाय हैं, जिसे माँ लक्ष्मी ने हरिया और धनिया की भक्ति भाव को देखकर भेंट स्वरूप भेजा है। फिर तुम तीनों ने मेरी मदद क्यों की गौ माता? क्योंकि एक दूजे के दुखों, सुख के बुरे बेला पर काम आना ही हमारा मुख्य कार्य है। यह सुनकर बसंता की आंखों के आगे वही बदसलूकी की झलक आ जाती है जो उसने कुछ दिन पहले तीनों जादुई गायों के संग किया था। वह अपने टखनों पर गिरकर जादुई गायों से माफी मांगता है। जादुई गाय माता, मुझे माफ कर दो। मैंने मूर्खता में आकर आप तीनों पर मारखा होने की मिथ्या में मारा पीटा। हमने तुम्हें माफ किया बसंता। जाओ और हमारे दिए हीरे, पैसे और सोने से अपने घर की बदहाली को बदलकर सुनहरा आयाम दो। गोवर्धन पूजा के सांझ होने तक हरिया के तीनों जादुई गायों की खबर पूरे गांव में हवा की तरह सन्ना उठती है, जिसके बाद गांव का सारा समुदाय बारी बारी से तीनों जादुई गौमाता का पूजन करता है। बदले में तीनों जादुई गाय उन्हें भेंट में हीरे, पैसे और सोना देती हैं। तीन जादुई गाय के आने से गरीब हरिया, जो कल तक बड़ी मुश्किलों से खेतीबाड़ी करके जोड़ जमा से कभी खाता तो कभी भूखा रहता, आज वह सैकड़ों खेत खलिहान का मालिक है। बावजूद इसके हरिया और धनिया की आंखें घमंड से कभी नहीं चढ़ी। वह अक्सर अपने जादुई तीन गाय के जरिए गरीब बेसहारा लोगों की मदद करता था। साथ ही अपने बदले बेहतर दिनों के लिए वह तीनों जादुई गाय को सफलता श्रेय देना नहीं भूलता। ये थी कहानी तीन जादुई गाय की एक झलक। कूड़ा कबाड़ा बीनने वाली गरीब सास बहू। चारों तरफ शहनाइयां बज रही होती हैं और विवेक मंडप में बैठा हुआ अपनी होने वाली पत्नी का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी होने वाली पत्नी नंदिनी शादी के जोड़े में आती है और मंडप में आकर बैठ जाती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। आखिरकार मेरे बेटे की शादी हो ही गई। अब मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे घर को मेरी बहू आराम से संभाल लेगी। शिल्पा अपने बेटे और अपनी बहू को घर ले आती है, जिसके बाद शिल्पा अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश करने के बाद शिल्पा अपनी बहू को उसके कमरे में छोड़ आती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में शिल्पा का बेटा विवेक उसके कमरे में आता है और उससे कहता है, माँ, ये आपने ठीक नहीं किया। आपको पता है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी थी और आपने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी। ऊपर से जिससे मेरी शादी आपने करवाई है वो गांव की गंवार है, यहाँ तक कि अनपढ़ भी है। ऐसी औरत के साथ मैं कैसे रहूंगा? अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता है ना नंदिनी कितनी समझदार और सुलझी हुई लड़की है। वो तेरा साथ जीवन भर निभाएगी। अरे माँ, इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने इसलिए नहीं की थी कि मैं एक गंवार औरत के साथ अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लूं। और वैसे भी मुझे विदेश से जॉब का ऑफर आया है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सुहाग रात वाले दिन विवेक अपना बैग पैक करता है और विदेश निकल पड़ता है। इस बात से शिल्पा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब मैं अपनी बहू से क्या कहूँगी? हे भगवान, ये विवेक ने क्या कर दिया? शिल्पा नंदिनी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, दरअसल विवेक को जल्दी में विदेश जाना पड़ा क्योंकि उसे एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिला है। उसने कहा है कि वो जब वहाँ सेटल हो जाएगा तो हमें भी बुला लेगा। कोई बात नहीं माँ जी, विवेक जी पढ़े लिखे हैं, अभी उन्हें अपना करियर बनाना होगा। मैं उनके करियर के बीच में नहीं आऊंगी। नंदिनी की ये बात सुनकर शिल्पा को बहुत खुशी होती है, लेकिन वहीं दुख भी होता है, जिसके बाद शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही देखते विवेक को गए हुए पूरा 1 साल हो जाता है। एक दिन नंदिनी शिल्पा से कहती है, माँ जी, विवेक जी को गए पूरे 1 साल हो गया है। वो जब भी फोन करते हैं केवल आपसे ही बात करते हैं। क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? और अब वो हमसे और कितने दिनों तक दूर रहेंगे? अरे बहू, अब मैं तुझे क्या बताऊं? कितनी बार तो उसे मैंने बुलाने के लिए कहा है, लेकिन वो है कि मेरी सुनता ही नहीं। शिल्पा नंदिनी को फिर से समझाने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। नंदिनी जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर विवेक एक मॉडल लड़की के साथ खड़ा होता है। उस लड़की की मांग में सिंदूर भरा होता है। विवेक जी, आप आ गए? अरे ये क्या, तुम अभी तक यहीं हो? तुम अपने मायके वापस नहीं गई? अरे माँ,
माँ कहाँ हो? देखो आपका बेटा आ गया है। विवेक नंदिनी को नजरअंदाज करके घर के अंदर चला जाता है और शिल्पा को गले से लगा लेता है, जिसके बाद विवेक शिल्पा से कहता है, देखो माँ, ये रही आपकी बहू। मैंने कहा था शादी में उस लड़की से करूंगा जो मेरे टक्कर की होगी। अरे बेटा, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। अरे तू तो पहले से ही शादीशुदा था। अब नंदिनी का क्या होगा? वो बेचारी पूरे 1 साल से तेरे आने का इंतजार कर रही थी और तूने उसे ही धोखा दे दिया। माँ, मैंने तो आपसे कहा था ना फोन पर कि उसे उसके घर भेज दो। आपने क्यों नहीं भेजा? देखो माँ, आज से आपकी बहू निशा है, ना कि नंदिनी। नंदिनी ये सब सुन लेती है और वो खड़ी खड़ी रोने लगती है। विवेक अपनी पत्नी निशा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। माँ जी, आपने क्यों इतना बड़ा राज मुझसे छिपाया? मुझे माफ कर दे बहू। मैं नहीं जानती थी कि मेरा बेटा इतनी बड़ी गलती कर देगा। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप मेरे पैर मत पड़िए। बस मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अगर मैं यहाँ से घर वापस लौट गई तो मेरे माता पिता की बहुत बदनामी होगी। मैं इस घर के किसी भी कोने में रह लूंगी, मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहिएगा। नंदिनी अपनी सौतन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं निशा बहुत तेज होती है। वो विवेक को अपनी बातों में फंसाकर बेचारी नंदिनी और शिल्पा दोनों सास बहू को घर से बाहर निकलवा देती है। अब बेचारी नंदिनी और शिल्पा के पास कोई ठिकाना नहीं होता और ना ही उनके पास पैसे होते हैं। अरे बहू, तू क्यों मेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? जा, तू अपने माता पिता के पास चली जा। मैं तो कहीं भी अपना ठिकाना ढूंढ लूंगी। नहीं माँ जी, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। आप मेरी माँ जैसी हो और आपका साथ निभाना मेरा फर्ज है। ऐसा कहकर नंदिनी सड़क पर पड़ा हुआ कूड़ा बीनने लगती है, जिसके बाद वो कूड़ा बीनकर एक कबाड़ी को दे देती है। कबाड़ी नंदिनी को कुछ पैसे दे देता है, जिसे देखकर शिल्पा कहती है, मुझे नहीं पता था कि हमारे ऊपर ऐसी नौबत आएगी कि हम लोग कूड़ा बीनना शुरू कर देंगे। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता माँ जी। पेट के लिए जो काम मिल जाए वही सबसे बढ़िया है। और फिर इस काम से हमें पैसा नहीं लगाना होगा इसके चलते हमारा वातावरण भी साफ रहेगा। नंदिनी की बात सुनने के बाद शिल्पा भी उसके साथ कूड़ा बीनना शुरू कर देती है। दोनों सास बहू कूड़ा बीन कर 2 पैसे कमाते, उनसे वो अपना रोजमर्रा का खर्चा निकाल लेती। देखते ही देखते उनका कूड़ा बेचने का काम अच्छा खासा चलने लगता है, जिसके चलते वो एक किराए पर घर ले लेते हैं। एक दिन नंदिनी कबाड़ी की दुकान पर जाकर कबाड़ा बेच रही होती है, तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कबाड़ी से कूड़ा खरीद रहा होता है। अरे वाह, ये कबाड़ी वाला हमसे सस्ते में कूड़ा खरीद कर इस आदमी को अच्छे दामों पर कूड़ा बेच देता है। क्यों ना मैं भी इसी प्रकार कूड़ा इकट्ठा करके सीधा इस आदमी को बेचूं। नंदिनी ये बात अपनी सास शिल्पा को बताती है, जिसके बाद दोनों सास बहू उस आदमी को अपना सारा कूड़ा बेच देते हैं, जिससे उन्हें 4 गुना पैसा मिलता है। अब वो इसी प्रकार डायरेक्ट उस आदमी को कूड़ा बेचने लगते हैं, जिसके चलते वो अपनी खुद की एक बहुत बड़ी कूड़े की फैक्ट्री खोल देते हैं और अपना कूड़े का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते उन दोनों की सारी परेशानी खत्म हो जाती है और वो अपना जीवन सुखी सुखी व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन नंदिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई। एक वक्त था कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन आज देखो, आज हम गरीब लोगों को अपने कूड़े की फैक्ट्री में नौकरियां देते हैं और उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। वक्त सबका आता है बहू। कल तक हमारा वक्त खराब था, लेकिन आज अच्छा है। ये सब ऊपर वाले की देन है। दोनों सास बहू आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे बहू रुक, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। शिल्पा जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका बेटा विवेक खड़ा होता है। उसकी हालत बहुत बुरी होती है। वो अपनी माँ को देखते ही रोते हुए कहता है, माँ मुझे माफ कर दो। माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपनी गलती का पछतावा है माँ। निशा ने मुझे धोखा दिया और मेरा सारा पैसा लूट कर चली गई। अच्छा, तो ये बात है। तुझे क्या लगता है कि हम तुझे माफ कर देंगे? अरे चला जा यहाँ से, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तभी नंदिनी आती है और कहती है, रुक जाइए विवेक जी। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? विवेक जी को उनकी गलती का पछतावा है
आप उन्हें माफ कर दीजिए। मैं इसे कैसे माफ करूं? इसने तुझे ही नहीं मुझे भी धोखा दिया है। अरे एक बेटे होने तक का फर्ज नहीं निभाया इसने। सुबह का भूला जब शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप अपना गुस्सा थूक दीजिए, क्योंकि मैंने विवेक जी को माफ कर दिया है। देखा बेटा, तूने जिस औरत को तूने ठुकराया था आज वही तुझे माफ कर रही है। विवेक नंदिनी के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगता है। नंदिनी विवेक को उठाती है और घर में ले आती है। उस दिन के बाद से शिल्पा, नंदिनी और विवेक काली बहू ने किया गोरी सौतन का स्वागत। सुप्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती एक काली लड़की से करवा दी है। मुझे तो उसे देखना भी पसंद नहीं है। अरे यार, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो वो काली कलूटी घर से जाएगी नहीं। जब उसकी सौतन घर पर आएगी तो उसके पास और कोई चारा नहीं होगा। कैलाश अपनी गर्लफ्रेंड सुप्रिया से बात कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उर्मिला अपनी बहू काजल के साथ बैठकर बात कर रही होती है। अरे बहू, तूने ये क्या हालत बना रखी है अपनी। देख, एक औरत को अपने पति को काबू करना आना चाहिए, नहीं तो पति हाथ से निकल जाता है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो भला? मैं ये सब कैसे करूंगी? और फिर कैलाश जी जब मेरे सामने आते हैं तो मुझे तो उन्हें देखते ही शर्म आ जाती है। अरे देख, तू उसे थोड़ा अपनी तरफ खींच, नहीं तो वो तेरे लिए कोई गोरी सौतन उठा के ले आएगा। अगर ऐसा हुआ तो माँ जी, आप मेरे साथ हो ना, हम दोनों मिलकर उस लड़की को भगा देंगे। अरे बहू, तू तो बहुत भोली है। तू नहीं जानती कि आजकल की लड़कियां मर्दों को कैसे रिझा लेती हैं। उर्मिला ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक से उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। माँ जी, आप रुकिए जरा, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। शायद कैलाश जी आ गए होंगे। ऐसा सोचकर काजल दरवाजा खोलने के लिए जाती है। दरवाजे पर कैलाश सुप्रिया के साथ खड़ा होता है। सुप्रिया की मांग में सिंदूर और कैलाश के गले में माला देखकर काजल को यह समझने में देर नहीं लगती कि उसका पति कैलाश उसके लिए एक गोरी सौतन लेकर आया है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, मेरी माँ को बुलाकर लेकर आओ। उन्हें कहो कि उनका बेटा उनके लिए बहू लेकर आया है। हाय मुरी दैया, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? कैलाश जी, आप तो मेरे पति हो, और फिर आप मेरे होने के बावजूद भी किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? तभी वहाँ पर उर्मिला आ जाती है और कहती है, अरे निकम्मे, ये किस लड़की को उठाकर ले आया है तू घर पर? अरे जरा इसके कपड़े तो देख, लग रहा है जैसे चूहियों ने कुतर दिए हैं। ओहो माँ जी, ये कौन से जमाने की बातें कर रही हो आप? ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। चुप कर जा गोरी छिपकली। तुझे क्या लगता है कि तू मेरे पति को फंसा लेगी और मैं चुप रहूंगी? अजय, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आप मेरी सौतन घर ले आओगे और मैं चुप रहूंगी? अरे मुझे सीधी सादी मत समझना। कैलाश काजल का काली का रूप देखकर हैरान रह जाता है और उससे कहता है, देखो, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुमसे मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई है। अरे मैं इतना गोरा हूँ तो मेरी पत्नी भी गोरी ही होनी चाहिए ना। मैं सुप्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और आप लोगों ने ये स्वागत किया है मेरी पत्नी का। कैलाश, इससे अच्छा तो हम दोनों मेरे घर पर चलते, कम से कम मेरी माँ हमारा स्वागत तो अच्छे से करती। कैलाश सुप्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। ये सब देखकर काजल रोते हुए अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? आप मुझे अपनी पसंद से लेकर आई थी क्या? कैलाश जी को मैं पसंद नहीं थी। अब मैं अपनी सौतन के साथ एक ही घर की छत के नीचे कैसे रह सकती हूँ? अरे बहू, चिंता क्यों करती हो? इस गोरी छिपकली को तो हम चुटकियों में यहाँ से भगा देंगे। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर और मेरे साथ मिलकर इस छिपकली का अच्छे से स्वागत कर। दोनों सास बहू उस दिन के बाद से सुप्रिया के पीछे पड़ जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुप्रिया मिनी स्कर्ट और टॉप पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर काजल कहती है, हे भगवान, ये आधी नंगी चुड़ैल सुबह सुबह हमारे घर में कहाँ से आ गई? अरे थोड़ी तो शर्म करो, जमाना थू थू करेगा कैलाश जी के ऊपर। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कैलाश जी तो मुझे ऐसे कपड़ों में देखकर बहुत खुश होते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंग प्रदर्शन करने वाली औरतों को तो मर्द देखता ही देखता है। उर्मिला की बात सुनते ही सुप्रिया को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। जिसके बाद सुप्रिया अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम होते होते जब सुप्रिया ऑफिस से वापस घर लौट आई तो उसे बहुत तेज भूख लगती है। अरे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इन दोनों ने कुछ तो बनाया ही होगा। चलो किचन में जाकर देखती हूँ। रसोई में जाने के बाद बेचारी सुप्रिया को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद
वहाँ काजल आ जाती है और कहती है, ओहो, तुम्हें खाना चाहिए था क्या? जो भी खाना बचा था वो सब मैंने कुत्ते बिल्लियों को दे दिया। अब तुम्हारे लिए तो खाना ही नहीं बचा। अब क्या खाओगी तुम? सुप्रिया भूख में तड़पते हुए कैलाश के पास जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी उस काली कलूटी पत्नी ने मुझे खाना तक नहीं दिया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अरे स्वीट हार्ट, तुम्हें मेरे होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आज हम लोग बाहर डिनर करेंगे। ये सुनकर सुप्रिया बहुत खुश होती है, जिसके बाद कैलाश और सुप्रिया डिनर करने के लिए बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी उर्मिला उनको जाते हुए देख पूछती है, अरे इतनी रात हो गई है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? दरअसल माँ जी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ आज बाहर डिनर करने जा रहे हैं। वो क्या है ना, आपकी इस काली कलूटी बहू ने मेरे लिए घर में कुछ भी नहीं बनाया। काजल ये सब अपने कमरे में सुन लेती है, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। उनके जाने के बाद काजल अपनी सास उर्मिला के पास जाती है और कहती है, अरे माँ जी, ये तो उल्टा हो गया। हम तो उसे कैलाश जी से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो बहुत तेज निकली। अब हम क्या करेंगे? आने दे उसको, आज की रात मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। रात को डिनर करने के बाद दोनों वापस घर लौट आते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों के सोने के बाद उर्मिला एक छोटा सा पिंजरा लेकर आती है, जिसमें कई सारे चूहे बंद होते हैं। वो अपनी बहू काजल के साथ मिलकर उन चूहों को सुप्रिया के ऊपर छोड़ देती है और चुपके से वहां से चली जाती है। रात भर चूहों के डर से सुप्रिया सो भी नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ कैलाश गहरी नींद में सो जाता है। अरे कैलाश, उठो उठो ना, देखो यहाँ पर इतने सारे चूहे हैं, ऊपर से ये सभी चूहे मेरे ही बिस्तर पर कूद रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कैलाश उठो ना। कैलाश गहरी नींद में होता है, जिसके चलते सुप्रिया पूरी रात परेशान रहती है। अगले दिन जब सुप्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उर्मिला उसे देखकर कहती है, क्यों बहू रानी, कैसी नींद आई पूरी रात भर? सुप्रिया सब कुछ समझ जाती है, जिसके बाद वो कैलाश को ये सब बताती है। लेकिन कैलाश उसकी बात का विश्वास ही नहीं करता और वो सुप्रिया से कहता है, अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अरे वो काली जरूर है, लेकिन इतनी चालाक नहीं कि वो तुम्हें परेशान कर सके। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बिल्कुल भीगी बिल्ली है। सुप्रिया कई बार कैलाश को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैलाश उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है, जिसके चलते सुप्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कैलाश से कुछ कहना ही छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ उसके ऑफिस में एक स्मार्ट और हैंडसम लड़का आता है, जिसके बाद सुप्रिया उससे अपनी बातचीत बढ़ाना शुरू करती है। एक दिन सुप्रिया अपने आप से कहती है, अरे मैं कब तक इस काली कलूटी और इस डेंजरस सास को झेलूंगी? ये सब मेरे बस की नहीं है। इससे अच्छा तो मैं किसी अमीर लड़के को पटा लेती हूँ। कम से कम मैं उसके साथ खुश तो रहूंगी और फिर इतने ड्रामे भी नहीं होंगे मेरे साथ। देखते ही देखते सुप्रिया अपने ऑफिस के एक लड़के के साथ शादी करके भाग जाती है। जैसे ये बात कैलाश को पता चलती है, वो रोते हुए अपनी माँ और अपनी पत्नी काजल के पास आता है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो काजल। तुम काली हो लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं। सुप्रिया ने तो 2 दिन में ही मुझे छोड़ दिया। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। अरे बहू, शाम का भूला सुबह जब घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तू भी अपने गिले शिकवे को मिटा दे और कैलाश के साथ खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत कर। काजल कैलाश को माफ कर देती है, जिसके बाद काजल और कैलाश दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। गोरी बहू के काले स्टूडेंट। देखो बच्चों, मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद तुम लोगों को बहुत बुरा महसूस होगा, लेकिन देखो जो भी टीचर आएगा तो तुम उन सब टीचर से अच्छे से बर्ताव करना, ठीक है? लेकिन टीचर, आप तो जानते ही हो हम कभी भी किसी भी टीचर के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते। हाँ, जितने भी गोरे टीचर हैं वो सभी हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, हमें मारते हैं और हमें ढंग से पढ़ाते भी नहीं हैं। टीचर, आपको पता है अब इस क्लास में कोई भी टीचर आने से भी कतराएगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी इस क्लास में कोई अच्छा सा टीचर आए ताकि तुम लोग अच्छे से पढ़ सको। ऐसा कहकर सिद्धार्थ अपनी क्लास खत्म करके चला जाता है, जिसके बाद वह सभी बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। सिद्धार्थ टीचर चले गए, अब हमारा क्या होगा? अब हम लोग सही से पढ़ भी नहीं पाएंगे। और तो और जितने भी गोरे बच्चे हैं वो हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद उनकी क्लास में गोरी टीचर आती हैं, जिसका नाम अनन्या होता है। वह उन सभी काले स्टूडेंट्स को देखकर कहती है, ओहो, तुम सभी काले स्टूडेंट्स को देखकर तो मेरा आज का दिन ही खराब हो गया। कितने काले और गंदे लगते हो तुम लोग दिखने में।
लेकिन टीचर, इसमें हमारी क्या गलती है? ये रंग तो हमें भगवान ने दिया है। मैंने सुना है कि टीचर की नजर में सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर इस स्कूल में गोरे और काले बच्चों के लिए इतना भेदभाव क्यों? अरे जरा अपनी शक्ल देखो, तुम जैसे काले और भद्दे बच्चों को पढ़ाना ही कौन चाहेगा? ये सुनते ही उन सभी काले बच्चों को बहुत दुख होता है। अनन्या उन्हें पढ़ाती नहीं बल्कि कई सारी बातें सुनाकर चली जाती है, जिसके बाद कोई भी गोरा टीचर आता तो उन सभी काले स्टूडेंट के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वह बेचारे बच्चे अब धीरे धीरे स्कूल आना बंद करने लगते हैं। आखिर क्या फायदा है हमारे रोज रोज स्कूल आने का, जब हमारे रोज स्कूल आने पर भी हमें कोई अच्छे से पढ़ाता ही नहीं है। इस तरह चलता रहा तो हम स्कूल में पढ़ नहीं पाएंगे। हम तो केवल यहाँ आते हैं और टीचर की बातें सुनते हैं और चले जाते हैं। तुम सही कहते हो, आज के बाद हम इस स्कूल में कभी नहीं आएंगे। वह सभी बच्चे क्लासरूम में ही होते हैं। जैसे ही वह अपने घर जाने के लिए निकलते हैं तभी क्लास के अंदर एक बहुत ही सुंदर और गोरी टीचर आती हैं, जिसका नाम मोहिनी होता है। मोहिनी उन बच्चों को देखकर कहती है, अरे बच्चों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मोहिनी के पूछने पर वह सभी बच्चे डर के मारे चुपचाप अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। अरे अरे, आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है? मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाने आई हूँ और तुम लोग अपने कानों पर हाथ रख रहे हो। हम जानते हैं आप भी बाकी के टीचर्स की तरह हमारे काले रंग पर हमें सुनाने आई हो। मोहिनी को ये सुनते ही बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद मोहिनी उनसे पूछती है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें डांटूंगी? भला मैं अपने स्टूडेंट्स को डांटूंगी क्यों? मैं तो तुम्हें यहाँ पढ़ाने आई हूँ ना। यह सुनते ही सभी काले बच्चे अपने कानों के ऊपर से हाथ हटा लेते हैं, जिसके बाद राजू मोहिनी से कहता है, जब भी हमारी क्लास में कोई गोरा टीचर आता है वो हमें केवल हमारे रंग के ऊपर सुनाता है, जिसके चलते हम लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। अरे ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होता है, लेकिन सब लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग काले हैं इसलिए। भगवान ने केवल दो रंग बनाए हैं, एक गोरा और काला। काले होने का मतलब ये नहीं कि तुम लोग बुरे हो, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो और मैं जानती हूँ कि तुम लोग पढ़ाई में भी अच्छे ही होगे। चलो अब क्लास को शुरू करते हैं। काले बच्चे बहुत हैरान रहते हैं और वह एक दूसरे से कहने लगते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये टीचर इतनी गोरी है और उसके बाद भी हमारे साथ इतने अच्छे से बात कर रही हैं। राजू, आज तक हमसे किसी ने भी गोरे टीचर ने इतने प्यार से बात नहीं की। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो हम आगे की पढ़ाई शुरू करें। मोहिनी उन सभी काले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाती है। मोहिनी टीचर की परीक्षा के पास हो जाती है, जिसके चलते उसे पहली बार काले बच्चों को क्लास देनी होती है। लेकिन मोहिनी एक बहुत समझदार और शांत स्वभाव की टीचर थी। वह बच्चों से बहुत प्रेम करती थी, जिसके चलते काले बच्चों को मोहिनी से अच्छा लगाव हो जाता है। एक दिन मोहिनी बच्चों को पढ़ाने के बाद वापस अपने घर लौटती है, जिसके बाद उसकी सास उससे कहती है, अरे मोहिनी, क्या बात है, तुम आज बहुत जल्दी स्कूल से वापस आ गई। आज तुमने बच्चों को नहीं पढ़ाया? दरअसल आज जितने भी गोरे बच्चे थे उन सभी को ट्रिप पर लेकर जा रहे थे, लेकिन हमारे स्कूल के काले बच्चों की छुट्टी थी, उन्हें कहीं घुमाने लेकर नहीं गए। ये सुनते ही निरंजना को बहुत अजीब महसूस होता है और वह मोहिनी से कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक स्कूल में काले और गोरे बच्चों में इतना भेदभाव। ये सब देखकर तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अब मेरा मन करता है कि मैं इन बेचारे काले बच्चों के लिए कोई एक्शन उठाऊं। हाँ बहू, मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें इन काले बच्चों को इनका हक दिलवाना चाहिए। उस दिन से मोहिनी अपने मन में ठान लेती है कि उसे काले बच्चों को उनका हक दिलवाना है। ऐसे ही एक दिन स्कूल में कंपटीशन होता है, जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तभी मोहिनी अपनी क्लास के बच्चों के पास आती है और उनसे कहती है, अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो? तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना? हम लोग कंपटीशन में हिस्सा तो लेना चाहते हैं, लेकिन हमें कंपटीशन में हिस्सा लेना अलाउड नहीं है। अरे जब मैं हूँ तो तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। चलो मैं तुम्हारा नाम लिखवा कर आती हूँ। मोहिनी सभी बच्चों को अपने साथ कंपटीशन में उनका नाम लिखवाने के लिए ले जाती है, जहाँ गोरे बच्चे उन्हें देखकर बहुत बुरा भला कहने लगते हैं। हे भगवान, देखो ये लोग कितने काले हैं, इन्हें देखकर तो मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। ची ची ची, अगर ये लोग भी हमारे साथ कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो इनके काले रंग का बुरा असर हमारे ऊपर भी पड़ सकता है। इन्हें हमसे दूर ही रहना चाहिए। ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग इस तरह कैसे बोल सकते हो? ये सब तुम्हारे ही दोस्त हैं, इन्हें अपने जैसा समझो।
मोहिनी के आगे कोई कुछ नहीं कह पाता। तभी मोहिनी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और प्रिंसिपल से कहती है, देखिए सर, अगर इस स्कूल में काले और गोरे बच्चों के साथ भेदभाव होगा तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे और इससे कई बच्चों पर बुरा असर भी पड़ सकता है। तुम तो जानती हो, गोरे बच्चों के माँ बाप उन्हें काले बच्चों से दूर रहने के लिए कहते हैं, फिर मैं उन्हें एक साथ कैसे पढ़ा सकता हूँ? इन सब के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर आप मेरा साथ देना चाहोगे तो उस स्कूल का प्रिंसिपल बहुत अच्छा होता है जो मोहिनी के साथ उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। मोहिनी कंपटीशन में एक ड्रामा क्रिएट करती है जिसमें गोरे बच्चे स्टेज पर खड़े होकर ड्रामा कर रहे होते हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें देख रहे होते हैं। तभी अचानक से वहां पर एक बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है जिसके चलते वह सभी यहाँ से वहां भागने लगते हैं। तभी वहां पर काले बच्चे आते हैं और एक एक करके सभी को स्कूल से बाहर सुरक्षित जगह पर ले जाने लगते हैं। काले बच्चों को ये बर्ताव देखकर वहां खड़े सभी पेरेंट्स और बच्चे उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद मोहिनी सभी पेरेंट्स से कहती है, जिन बच्चों को आपने एक अलग क्लास में रखा है, आप लोगों को पता है आज उन्होंने आप सभी की जान बचाई है। यहाँ तक कि ये सब इन्होंने अपने आप सीखा है, किसी टीचर से नहीं सीखा। और आप लोगों को पता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इन बच्चों ने आप लोगों के साथ भेदभाव ना करके आप सभी की जान बचाई है। सभी पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जिसके बाद पूरा स्कूल उन काले बच्चों से माफी मांगता है। उस दिन के बाद से स्कूल में काले बच्चों को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना कि गोरे बच्चों को।